हेलो दोस्तों, फौजदार IQ क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 का अध्याय 1 हम पढ़ने वाले हैं कृषि क्षेत्र को लेकर। यानी कि क्लास 3 के भाग 1 में हम केवल कृषि कृषि से संबंधित हम पढ़ेंगे। किसान, कृषि GSBA, भूमि उपयोग, बुनियादी ढांचा, कृषि गणना, महिला चौथ धारक आंकड़े, कृषि जलवायु क्षेत्र, कुल फसल उत्पादन, महत्वपूर्ण आंकड़े और राजस्थान की स्थिति के बारे में हम ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले हम आपके लिए एक पेन ले लेते हैं, और पेन लेते हैं रेड कलर का नहीं, हम लेते हैं कलर दूसरा इसमें, और कलर रखते हैं हम हल्का ब्लैक। हमारा कलर ब्लैक रहेगा। तो हम शुरुआत करते हैं, जो कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कृषि वाला। इससे पहले हम 2 क्लास इस पर अपलोड कर चुके हैं। क्लास 1 में यानी कि आर्थिक विकास के मुख्य सूचक और आर्थिक सुधार हम पढ़ चुके हैं। क्लास 2 जो इसमें हम संपूर्ण सारांश पढ़ चुके हैं। क्लास 3 के अध्याय 1 में हम पढ़ेंगे कृषि खाद्य प्रणालियों में रूपांतरण को लेकर। यानी कि हमें इसमें भूमि उपयोग, कृषि गणना, पशुधन, डेयरी, मत्स्य पालन, ये सब कुछ पढ़ना है इस अध्याय 1 में। हमने इस अध्याय 1 को हमने 3 भागों में बांट दिया है। तो वो यानी कि इसकी 3 क्लास आएंगी। क्लास 3 नंबर की क्लास में आपको किसान, जोत, GSBA और जो कृषि जलवायु क्षेत्र हैं वो सभी हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा कृषि अध्याय के अलावा ये आपके 13 टॉपिक हम इसमें आर्थिक समीक्षा में पढ़ते हैं। तो उन 13 टॉपिकों को लेकर मैं धीरे धीरे एक एक क्लास लाने वाला हूँ। तो जुड़े रहना है हमारे साथ। जैसे कि ये रहा हमारा 2 क्लास हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, क्लास 1 और क्लास 2। इस क्लास 3 में हम पढ़ने वाले हैं GSBA के आंकड़े, उपक्षेत्र, इसके अलावा कृषि गणना, भूमि उपयोग, जलवायु क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे, कुल फसल उत्पादन एवं भंडारण के बारे में पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण आंकड़े जैसे कि फल, सब्जी, मसाले, राजस्थान की स्थिति क्या है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा इस अध्याय 1 में से ही हम पशुधन के लिए हम चौथी क्लास लेकर आएंगे, भाग 2 को लेकर, और भाग 3 को लेकर हम 5वीं क्लास लेकर आएंगे, जिसमें सभी योजना है मत्स्य पालन की, कृषि की, किसानों की, बीज को लेकर, पशुओं को लेकर सभी योजना पढ़ेंगे। तो देरी ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं। हालांकि ये आंकड़ा हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपको दोबारा पढ़ना है तो मेरी वो पिछली क्लास देख सकते हैं। और फिर भी अगर आपको थोड़ा थोड़ा हम ऊपर ऊपर देख लेते हैं कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर कितना है, तो 9,81,807 करोड़ रुपए है। यानी कि स्थिर कीमतों पर साल भर में राजस्थान ने इतना कमाया है। और प्रचलित कीमतों पर इसमें महंगाई जुड़ जाती है, तो एक साल के अंदर राजस्थान ने कितना कमाया है, तो 18,75,413 करोड़ रुपए कमाया है। यानी कि स्थिर कीमतों पर 8.66% की वृद्धि देखी गई थी, और प्रचलित कीमतों पर 10.24% की वृद्धि देखी गई थी। ये सभी डाटा हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हम पढ़ेंगे आज कृषि को लेकर। स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, 25.33% है। वहीं अगर प्रचलित कीमतों की बात करते हैं तो प्रचलित कीमतों पर योगदान है 25.74% है दोस्तों। प्रचलित कीमतों पर कृषि क्षेत्र का योगदान 25.74% है। वहीं उद्योगों की बात करते हैं तो 28.21% का योगदान है स्थिर कीमतों पर, और प्रचलित कीमतों पर आता है 26.55% का योगदान। सेवाओं का सबसे ज्यादा योगदान है, जो कि लगातार बढ़ा है, 46.46% स्थिर कीमतों पर है। और अगर प्रचलित कीमतों पर अगर हम बात करते हैं तो 47.71% का योगदान है। प्रति व्यक्ति आय हम पढ़ चुके हैं कि राजस्थान का हर व्यक्ति स्थिर कीमतों पर 1,03,189 रुपए कमाता है। और वहीं प्रचलित कीमतों पर बात करते हैं तो साल भर में राजस्थान का हर व्यक्ति 2,02,349 रुपए कमाता है। यानी कि 2,02,000 से ऊपर कमाई करता है। आ गए हम मेन टॉपिक पर। कृषि एवं संबंध क्षेत्र का GSBA एवं वृद्धि दर के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थिर कीमतों पर। स्थिर कीमतों पर जीवीए राशि कितनी है। जीवीए का मतलब होता है GSVA बोल लो चाहे GVA बोल दो, क्योंकि एस लग गया तो स्टेट के बारे में बात कर रहा है, बस मतलब ये है। तो जीवीए राशि ग्रोस वैल्यू एडेड टोटल कितना है, 2.23 लाख करोड़ है, जो पहले कितना था 1.92 लाख करोड़। धीरे धीरे इसमें ग्रोथ देखी गई है, याद रखना है। 2021-22 में 1.92 था, और 2025-26 में 2.23 लाख करोड़ हो चुका है। वहीं अगर प्रचलित कीमतों पर बात करते हैं तो 4.41 लाख करोड़ हो गया, 3.23 लाख करोड़ से बढ़कर। यानी कि स्थिर कीमतों पर जो CAGR है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ये जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है आपकी, ये 5 4 5 साल की ली जाती है, और जो कि निकल कर आती है आपकी 3.82%।
याद रखना है कितनी निकल कर आती है, 3.82% की वृद्धि हुई है लगातार 21-22 से लेकर 25-26 तक। और नवीनतम वृद्धि दर की बात करें, जो एक साल की बात करते हैं, पिछले साल से की तुलना करते हैं, तो पिछले साल तो थी 7.56% और इस साल रही है 0.22% की ग्रोथ। यानी कि इस साल थोड़ी कम हुई है की ग्रोथ, थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा कम ग्रोथ हुई है स्थिर कीमतों पर। वैसे एनुअल ग्रोथ पूछ अगर कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज को लेकर जो कम चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर है वो 3.82% है स्थिर कीमतों पर, जो कि 2.23 लाख करोड़ का, यानी कि जो हम बात करते हैं 9,21,807 करोड़ स्थिर कीमतों पर जीएसडीपी, उसमें से 2.23 लाख करोड़ अकेले कृषि का योगदान है। ऐसे ही हम जब जीएसडीपी में बात करते हैं 18,75,413 करोड़, उसमें से 4.41 लाख करोड़ कृषि का क्षेत्र का योगदान है, जो कि पहले 3.23 लाख करोड़ का योगदान था 2021-22 में, 4.41 लाख करोड़ का हो गया है। यानी कि यहाँ जो सी ए जी आर निकल कर आता है 8.10% का सी ए जी आर निकल कर आता है। नवीनतम वृद्धि दर की अगर हम बात करते हैं, जो नवीनतम वृद्धि दर की हम बात करते हैं, तो पहले जो इससे पहले वृद्धि दर थी वो तो थी 9.65% 24-25 में, और इस साल जो 25-26 है, इस साल वृद्धि दर निकल कर आई है 3.47%। तो आगे चलते हैं, वर्ष 2023-24 का डेटा संशोधित। कहने का मतलब है कि जो डाटा है ये लिया गया है आपका एक साल का लिया जाता है, जो कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आता है, और फरवरी में आर्थिक समीक्षा आ जाती है, तो इसे थोड़ा बहुत अग्रिम अनुमान भी कह दिया जाता है कि अग्रिम अनुमानों पर आधार है। देखो आप चेक कर सकते हो, ये रहा आपका 4.41 लाख करोड़, मैंने राउंड राउंड ऑफ बताया था राउंड फिगर में, लेकिन इसका एक्चुअल मान पूछते हैं तो 4,40,702 करोड़ रुपए तो कृषि क्षेत्र से कमाई की है राजस्थान ने प्रचलित कीमतों पर। वहीं स्थिर कीमतों पर बात करते हैं तो 2,22,550 करोड़ रुपए कमाई की है। अगर हम इस प्रचलित कीमतों पर सी ए जी आर की बात करते हैं तो 3.47%, सी ए जी आर नहीं सॉरी, वृद्धि दर की बात करते हैं 3.47% है एक साल की। पिछले साल थी 9.65% और इस साल है 3.47%। पहले 7.56% थी और इस साल नवीनतम वृद्धि दर है 0.22%। याद रखना है, यानी कि हम बात करें तो देखो 10.28%, उसके बाद 8.79%, फिर बढ़ी है, फिर घटी है, और फिर घटी है, यानी कि पिछले साल की तुलना में इस साल घटी है। याद रखना है वृद्धि दर। आगे चलते हैं, अब जो हम 4.41 लाख करोड़ पढ़ रहे थे प्रचलित कीमतों पर, जहां हम बात कर रहे थे कि 25.74% का योगदान है जीएसबीए का। जीएसबीए में जीएसबीए से ही जीएसडीपी बनती है, तो 25.74% अकेले कृषि का योगदान है, जो कि 2011-12 में प्रचलित कीमतों पर 28.56% था, और आज प्रचलित कीमतों पर 25.74% है, यानी कि घट गया है। कुल जीवीए राशि कृषि के क्षेत्र में 4.41 लाख करोड़ है, और इस 4.41 लाख करोड़ रुपए आया कहाँ से, तो 49.35% तो पशुधन से आया है, और 42.61% फसल से आया है, वानिकी से आया है 7.49 7.5% के आसपास, और आधा परसेंट आया तुम्हारा मत्स्य से। इतना याद रखना है, 0.54%, 0.54%, इस तरह याद रख लेना है। हालांकि पॉइंट के बाद संख्या को 5-4% बोलते हैं, 5-4 एक-एक अंक बोलते हैं, लेकिन हमें याद करने के लिए तो ऐसे ही याद रखना होगा, 49.50%, 42%, 7.5%, और आधा परसेंट। सबसे ज्यादा योगदान पशुधन का है, फिर फसल का है, उसके बाद वानिकी का है, और उसके बाद है आपका मत्स्य का। यानी कि पशुधन का कितना हो गया, 49.50%, फसल का हो गया 42.5%, वानिकी का हो गया 7.5%, और मत्स्य का हो गया 0.54%। उप क्षेत्रों में वृद्धि दर की हम बात करते हैं, जहां हम बात कर रहे थे 3.47% ग्रोथ की, वहीं अगर हम बात करें स्थिर कीमतों पर 0.22% की ग्रोथ हुई थी पिछले साल की तुलना में, जिसमें पशुधन में भी ग्रोथ देखी गई थी, वानिकी में भी ग्रोथ देखी गई थी, मत्स्य पालन में भी ग्रोथ देखी गई थी, लेकिन कमी हुई थी फसल क्षेत्र में, यानी फसल क्षेत्र में गिरावट का अनुमान है कितना, 5%। स्थिर कीमतों पर फसलों का उत्पादन गिरा है, याद रखना है आपको। प्रचलित मूल्यों पर खरीफ, अब बात करते हैं फसलों को बांटकर किस तरह, कि खरीफ की फसलों के आधार पर और रबी की फसलों के आधार पर। फसल क्षेत्र का जो हम बात कर रहे थे 4.41 लाख करोड़, उसमें पशुधन भी बात कर रहे थे हम,
फसलों के बारे में बात कर रहे थे, पशुधन, फसल, वानिकी, मत्स्य सभी था। 4.41 लाख करोड़ कमाई की थी। उस 4.41 लाख करोड़ में से अकेले फसल का आता है 1.88 लाख करोड़। कितना है? 1.88 लाख करोड़ फसल क्षेत्र का कुल जीबीए है। और 1.28 लाख करोड़ में सबसे ज्यादा योगदान की अगर हम बात करते हैं तो गेहूं का योगदान है सबसे ज्यादा। फिर है आपका सरसों का योगदान। उसके तीसरे नंबर पर आता है मूंगफली। और चौथे नंबर पर आता है चना। और पांचवें नंबर पर आता है आपका बाजरा। और छठे नंबर पर आता है मूंग। तो इस तरह याद रखना है। वैसे आपके लिए डाटा थोड़ा बहुत रख लो। हालांकि गेहूं में इस साल गिरावट रबी की फसलों में सबसे अग्रणी उत्पाद भले ही गेहूं है, लेकिन इस साल गेहूं के मूल्य के उत्पाद में गिरावट दर्ज की गई है। गिरावट दर्ज। और रबी की इन्हें अगर हम वैसे बांटे तो याद रखना, खरीफ की फसलों में सबसे ज्यादा योगदान है मूंगफली का, दूसरे नंबर पर बाजरा, और तीसरे नंबर पर मूंग। गेहूं में अगर हम बात करें सबसे ज्यादा योगदान है गेहूं का, फिर सरसों का, और तीसरे नंबर पर आता है चना। गेहूं का कितना? 38,394 करोड़। इतना याद रख लो कि 38,000 करोड़ तो अकेले गेहूं से आया है, और 16,000 करोड़ मूंगफली से आया है। ये रहा। हम आगे देखते हैं ट्रेड के बारे में कि मूंगफली और मूंग में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। यानी कि मूंगफली और मूंग में तो वृद्धि हुई है, जबकि जो ये आपका बाजरे के मूल उत्पाद में गिरावट दर्ज की गई है। याद रखना है ये नोट। आपके बाजरे में गिरावट दर्ज की गई, जैसे ठीक इसी तरह हम बात कर रहे हैं राई, सरसों, चने के मूल उत्पाद में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि देखी गई है। क्या देखी गई है? वृद्धि। जबकि गेहूं के मूल्य में गिरावट दर्ज की गई पिछले वर्ष की तुलना में। इसी तरह हम आगे चलते हैं। यानी कि जो प्रचलित मूल्यों खरीफ की फसलों, हमने मुख्य जो फसलें थी वो थी बाजरा, मूंगफली और मूंग, जिसमें सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मूंगफली का रहा था। फिर बाजरे का रहा था। भले ही बाजरा इस साल कमी हुई है बाजरे में इस साल। मूंगफली में इस साल भी बढ़ोतरी थी, अगले साल भी बढ़ोतरी थी, पिछले साल। और मूंग में भी पिछले साल बढ़ोतरी थी, और इस साल भी पिछले साल की तुलना में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बाजरे में इस साल कमी देखी गई है। ठीक उसी तरह गेहूं, सरसों, चना, ये रबी की फसलें हो गई, जिनमें राई, सरसों, चना तो इस साल वृद्धि देखी गई है, जबकि गेहूं के उत्पाद मूल्य में कमी देखी गई है। इस तरह याद रखना है। आगे चलते हैं। कुछ शब्दावली हैं, जैसे कि हम ये सभी आपके राजस्थान जो भू उपयोग सांख्यिकी है, इसको पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में जानना होगा। कुछ शब्दावलियां हैं, और इन शब्दावलियों के हिसाब से ही हम धीरे धीरे उनको देखेंगे। जैसे शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है? तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 53.02%। ये क्या है? तो वह वास्तविक जमीन जिस पर किसान ने इस साल फसल बोई है और काटी है, वो होती है शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। और शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है इस समय आपका 53.02%। याद रखना है। कितना? 53.02%, जो कि यानी कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल यही घेरे हुए है अकेला। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 53.02% है। यानी कि वह वास्तविक जमीन जिस पर किसान ने इस साल सचमुच फसल बोई है और काटी है। अब बात करते हैं चालू पड़त भूमि। यानी पड़त का मतलब होता है बंजर छोड़ना, बंजर भूमि। लेकिन कैसी चालू है? लेकिन एक साल के लिए बंजर छोड़ती है, केवल केवल एक साल के लिए। यानी कि एक साल या उससे कम समय के लिए खाली छोड़ दिया एक ऐसी उपजाऊ जमीन को, तो वो होती है चालू पड़त भूमि। और ऐसी कितनी हमारे राजस्थान में इस साल जो चालू पड़त भूमि है वो है 5.22%। 5.22%। यानी कि कृषि सबसे बड़ा हिस्सा तो इसी का आ गया। फिर शुद्ध बोया क्षेत्रफल, और जो चालू पड़त भूमि है वो हो गई 5.22%। वहीं अन्य चालू पड़त भूमि हो गई आपकी 5.62%। अन्य चालू पड़त भूमि का मतलब क्या है? अन्य चालू पड़त भूमि का मतलब है कि जो एक साल से ज्यादा लेकिन 5 साल से कम समय से खाली पड़ी है। यानी कि जो 5 साल तक खाली छोड़ दी जाती है, 5 साल या 5 साल से कम समय के लिए, एक साल से ज्यादा और 5 साल से कम समय के लिए भूमि जब बंजर छोड़ दी जाती है, चाहे भले वो उपजाऊ जमीन है उसको 5 साल के लिए बंजर छोड़ दिया है, यानी पड़त छोड़ दिया है, वो होती है पड़त भूमि। कैसी? अन्य चालू पड़त भूमि। तो 5 साल हो गया। और ऐसी कितनी है?
तो ऐसी है 5.62%। और चालू पड़त कितनी है? 5.22%। अन्य चालू पड़त भूमि कितनी है? 5.62%। और टोटल भूमि कितनी है? शुद्ध बगैर क्षेत्रफल 53.02%। और ये सब कहाँ से निकल कर आ रहा है? तो ये आ रहा है आपका 343.43 लाख हेक्टेयर है हमारे राजस्थान का जो कृषि क्षेत्रफल है। यानी कि जो कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल है वो हुआ 343.43 लाख हेक्टेयर, उसमें से 53.02% तो बोया गया क्षेत्रफल है। और जिसमें से 5.22% चालू पड़त भूमि हो गई है, 5.62% अन्य चालू पड़त भूमि हो गई। वहीं अगर हम बात करते हैं कृषि योग्य बंजर भूमि, यानी कि एक ऐसी भूमि जो कृषि योग्य है लेकिन बंजर पड़ी हुई है, जिसे 5 साल से ज्यादा हो गया समय, तो वो होती है कृषि योग्य बंजर भूमि। और कृषि योग्य बंजर भूमि कितनी है? 10.11%। याद रखना है ये डाटा आपको, 10.11% है। वहीं अगर हम बात करते हैं ऊसर भूमि, ऊसर भूमि जो ऊबड़ खाबड़ भूमि जिस पर ना तो खेती होती है ना कुछ होता है, पथरीली जमीन है, मरुस्थली जमीन है, चाकर भी खेती नहीं की जा सकती, पहाड़ गहरे खड्डों में, तो वो होती है ऊसर भूमि। यानी कृषि अयोग्य भूमि है, योग्य नहीं है। कृषि योग्य बंजर भूमि तो वही है जो कृषि योग्य लेकिन बंजर इसलिए कह दिया क्योंकि वो 5 साल से ज्यादा समय से खाली पड़ी है। तो ऊसर भूमि कितनी है? तो हमारे राजस्थान में ऊसर भूमि है 6.85%। याद रखना है कितनी है? 6.85%। हालांकि आप डाटा यहाँ भी चेक कर सकते हो, ये मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाकर दे दिया है, आप यहाँ अच्छे से और देख सकते हो। लेकिन हम फिलहाल यहाँ बात करते हैं कि कृषि योग्य बंजर भूमि कितनी होगी। कृषि योग्य है लेकिन बंजर पड़ी है 5 साल से, 5 साल से ज्यादा समय हो गया है, तो ऐसी जमीन है 10.11%। ऊसर भूमि 6.85% है, यानी कि जिस पर खेती वगैरह कुछ नहीं की जा सकती, चाहकर भी खेती नहीं कर सकते। और जो अन्य और जो चालू पड़त भूमि है वो है 5.22%। और जो अन्य चालू पड़त भूमि है वो है 5.62%। और ये हम सबसे बड़ा हिस्सा देख ही चुके हैं। इसके अलावा हम गैर कृषि उपयोग की भूमि, यानी कि जिन पर गैर कृषि उपयोग की भूमि का मतलब है यहाँ कि वह जमीन जिस पर खेती की जगह, मकान, सड़कें, दुकानें, फैक्ट्रियां या स्कूल अस्पताल वगैरह बन चुके हैं, वो होती है गैर कृषि उपयोग के अंतर्गत भूमि। यानी कितनी है ये? 5.96% है। वहीं अगर हम बात करते हैं स्थायी चारागाह गोचर भूमि की, तो वो है 4.81%। जो सामलात भूमि होती है, साझी जमीन होती है गाँव की, जहाँ पर गाय भैंसों को चराने ले जाते हैं, वो है 4.81%। और विविध वृक्ष फसल उपवन वो घेरे हुए हैं 0.11% जमीन। तो इस हिसाब से टोटल निकल कर आता है। और इसके अलावा वनों का हिस्सा है वानिकी का 8.3%। तो इन सबको जोड़ देते हैं तब निकल कर आता है आपका 343 लाख हेक्टेयर जमीन। तो याद रखना ये सभी डाटा आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। 8.30% भी आपको याद रखना है, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान कृषि प्रधान भूमि, यानी कि शुद्ध भूमि क्षेत्रफल आधे से ज्यादा है, परंतु वानिकी का हिस्सा 8.3% से भी कम है, जो कि एक पर्यावरण संतुलन के लिए चुनौती बनी हुई है। कुछ समृद्ध कृषि की कुशल रणनीतियां हैं जो आपको अपनानी चाहिए, जैसे कि जल संरक्षण, फव्वारा पद्धति अपनानी चाहिए, फसल प्रतिरूप यानी कि जो सूखा प्रतिरोधी फसलें उनको बढ़ावा देना चाहिए, जैसे बाजरा, ग्वार, दालें। सतत पद्धतियां अपनानी चाहिए, जैसे मिट्टी के कटाव को रोकना चाहिए, पैदावार बढ़ाने के लिए फसल चक्र अपनाना चाहिए, शून्य जुताई और वर्षा जल संचयन को एकीकृत करना चाहिए। इसके अलावा कुछ हमारे पास अलग से डाटा है, जैसे कि तारबंदी का डाटा है। तारबंदी का डाटा कितना है? 3 करोड़ मीटर का। और हम कितना प्राप्त कर चुके हैं? 94,69,496 मीटर तारबंदी हो चुकी है अभी तक। और तारबंदी करनी कितनी है? 3 करोड़ मीटर की। तो याद रखना है। इसके अलावा पाइपलाइन का भी याद रख लेना है। कितना टारगेट है? 20,000 किलोमीटर पाइपलाइन का टारगेट है, और जो कि हम प्राप्त कर चुके हैं 10,073 किलोमीटर, यानी 50% से ज़्यादा पाइपलाइन का टारगेट हम प्राप्त कर चुके हैं। 20,000 किलोमीटर पाइपलाइन का टारगेट था। कांटेदार तारबंदी की बात करें तो 3 करोड़ मीटर की कांटेदार तारबंदी होगी, जो जिसमें से हम 31.56% लगभग प्राप्त कर चुके हैं। 54.69 लाख मीटर कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे कृषि उपकरणों का टारगेट है। पेन हमारा गायब हो गया दोस्तों, पेन नहीं मिल रहा है, किधर है? ये रहा, मिल गया। कृषि उपकरणों के बारे में बात करें तो 1 लाख का लक्ष्य है, प्राप्त कर लिया हमने। 28,479 कृषि उपकरण प्राप्त अचीवमेंट है। वहीं हम फार्म पॉन्ड की बात करते हैं तो 25,000 है, जो कि हम प्राप्त कर चुके हैं। 10,626
तो ये डाटा आपके सामने है, इसे थोड़ा थोड़ा याद रखना, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट इसको याद रखना, कांटेदार तारबंदी 3 करोड़ मीटर का टारगेट है, जिसमें से हम 31.56% प्राप्त कर चुके हैं। और एक पाइपलाइन का भी याद रख लेना, 20,000 किलोमीटर है, जिसमें 10,073 किलोमीटर हम प्राप्त कर चुके हैं। अब कुछ खेतों की गणना कर लेते हैं कि कृषि गणना हुई थी 2015-16 के अनुसार। तो राज्य में कुल खेतों की संख्या हो गई थी 76.55 लाख, कब? 2015-16 में। लेकिन जब 2010-11 में कृषि गणना हुई थी तब 68.88 लाख थी। कितनी थी? 68.88 लाख थी। यानी कि हमारे कहने का मतलब यह है कि, 1 मिनट रुकना, जस्ट 1 मिनट। तो हमने क्या देखा कि जो 2015-16 के हिसाब से राज्य में कुल खेतों की संख्या कितनी थी? 76.55 लाख। और पहले कितनी थी? 68.88 लाख। कितनी बढ़ गई? 11.14% खेतों की संख्या में वृद्धि हुई। क्लियर सी बात है, खेतों की संख्या तो बढ़ गई है। खेतों की संख्या कहूँ, ऐसा तो है नहीं कि कहीं बाहर से आ गए खेत। खेतों की संख्या बढ़ गई तो क्लियर सी बात है वहां क्षेत्रफल भी घटेगा, क्योंकि 1 के 4, 4 के 8, 8 के 16 हो रहे हैं। तो क्लियर सी बात है खेतों की संख्या बढ़नी है, आकार घट जाएगा। क्षेत्रफल कितना हो गया अब? क्यों? क्योंकि देखो ये रहे, जमीन के टुकड़े हो जाते हैं, खेतों की संख्या इसलिए बढ़ रही है। जो खेतों का कुल क्षेत्रफल था वो 211 लाख हेक्टेयर था, और आज 208 लाख हेक्टेयर रह गया है। यानी कि 211.36 लाख हेक्टेयर से घटकर 208.73 लाख हेक्टेयर रह गया है। खेतों को औसत आकार की हम बात कर रहे हैं प्रति व्यक्ति, तो 2.73 हेक्टेयर रह गया, पहले 3.07 हेक्टेयर था। यहाँ भी 11.07% की कमी देखी गई है। यानी कि पहले 3.7% हेक्टेयर था और अब 2.73 हेक्टेयर है। तो ये याद रखना है। यानी कि खेतों की संख्या बढ़ी है तो क्षेत्रफल घट गया है। फिर हम बात करते हैं खेतों के वर्गीकरण की, तो जिसमें हम बात करते हैं सीमांत के जोत। सीमांत जोत हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा है। कहने का मतलब है, सीमांत जोत का मतलब है सीमांत किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। यह सीमांत जोत का मतलब है कि 1 हेक्टेयर से कम जोत की जा रही है प्रति किसान की, तो वो है 40.12% है। राजस्थान में सबसे ज्यादा सीमांत किसान ही है। याद रखना, राजस्थान में सबसे ज्यादा छोटे किसान है। फिर है लघु जोत 21.90%। और जो बड़े, फिर है मध्यम जोत, अर्ध मध्यम जोत, बड़े जोत। ये आपको अलग से डाटा याद रख लेना, बस इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है खेतों के वर्गीकरण को लेकर। बस आपके लिए ये डाटा सबसे इंपॉर्टेंट है खेतों की संख्या को लेकर। इसके अलावा जो क्षेत्रफल है उसको लेकर आप बात रख सकते हो। और हेक्टेयर की अगर हम बात करते हैं, यानी कि एक किसान के खेत का औसत आकार 2.73 हेक्टेयर रह गया है। और सबसे ज्यादा हमारे राजस्थान में सीमांत किसान है, इतना याद रखना है आपको, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। और जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है वो लघु किसान हो गए। और जिनके पास अर्ध मध्यम जोत हो गई, फिर आते हैं मध्यम जोत, और फिर हैं बड़े जोत जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक जमीन है। बड़े खेतों की संख्या में 11.14% की कमी है। एक के लिए इस बात कमी तो आनी है, धीरे धीरे इनकी कमी आएगी ही। महिलाओं की अगर बात करते हैं, महिलाओं के नाम खेत ज्यादा हो रहे हैं। कितनी? 7.55 लाख महिलाएं हमारे राजस्थान में ऐसी हैं जिनके नाम खेत हैं। पहले 5.46 लाख थी महिलाएं 2010-11 में, और 15-16 में 7.75 लाख हो गई हैं। यानी 41.94% की भारी वृद्धि हुई है। महिलाओं के खेतों का कुल क्षेत्रफल जहां 13.30 लाख हेक्टेयर था, आज 16.55 लाख हेक्टेयर हो गया। महिलाओं के नाम है ये जमीन। महिलाओं के नाम जो जमीन है इसमें कितनी वृद्धि हुई है 2010-11 से लेकर 15-16 तक? तो 24.44% की वृद्धि हुई है। इनमें भी वही सीमांत किसान सबसे ज्यादा महिलाओं में 49.55% लगभग आधी महिलाएं किसानों के पास बहुत छोटे खेत हैं। फिर आती हैं लघु किसान, लघु जोत, फिर आते हैं अर्ध मध्यम जोत, फिर मध्यम जोत, फिर बड़े जोत। यानी कि हम कह सकते हैं महिला जोत धारकों की संख्या 41.54% की वृद्धि, और उनके कुल क्षेत्रफल में 24.44% की वृद्धि। ये दोनों डाटा आपको याद रखना है। हाँ, तो अब हम अगले पर चलते हैं। इतना, इस परसेंटेज को आप जरूर याद रखना, महिला जो धारकों की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 41.54% की वृद्धि हुई है। ये डाटा आपको फिक्स कर लो दिमाग। और कुल क्षेत्रफल में 24.44% की वृद्धि हुई है। महिला जो धारकों की संख्या 7.75 लाख है आज, यानी कि पहले 5.46 लाख थी, आज 7.75 लाख है, जो कि 41.54% की वृद्धि हो चुकी है। याद रखना है।
अब आते हैं हम कृषि जलवायु क्षेत्र। हालांकि दोस्तों, जो ये कृषि जलवायु क्षेत्र है, इससे रिलेटेड में एक अलग से सेपरेट क्लास लाऊंगा, जिसमें आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा और कभी भी इन जलवायु क्षेत्रों का भूलेंगे नहीं, इतना याद रखना है। अभी तो हम फिलहाल ऊपर ऊपर देखते हैं इसके बारे में। राजस्थान आर्थिक समीक्षा, यानी राजस्थान को विविध भौगोलिक परिस्थितियों के कारण 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। और विभाजन का आधार जलवायु, मिट्टी के प्रकार, स्थलाकृति और फसल पैटर्न। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की हम बात करते हैं तो आता है रेगिस्तानी हिस्सा, और दूसरा हिस्सा है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र यानी उपजाऊ हिस्सा पूरा। इसमें हम पूर्वी क्षेत्र भी काउंट करते हैं। इसमें हम उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, इधर भरतपुर तक का पूरा क्षेत्र आता है, अलवर तक का। तो ये टोटल 39% हिस्सा है जो उपजाऊ है, और बाकी रेगिस्तान हिस्सा है 61%। कहने का मतलब, हम बात करते हैं प्रमुख फसलों को वर्गीकरण। फसलों को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। खरीफ की फसलें कौन सी हैं, जो आपके सामने हैं, बाजरा, मक्का और मूंगफली। मूंगफली ने तो रिकॉर्ड तोड़ रखा है। सबसे ज्यादा खरीफ की फसलों में सबसे प्रचलित कीमतों पर सबसे ज्यादा योगदान मूंगफली का ही है। आज 15 क्या 16,000 करोड़ के आसपास, 16,000 करोड़ होने वाला है, थोड़ा सा कम पड़ रहा है। 16,000 करोड़ अगला मूंगफली कमा कर दे रहा है खरीफ की फसलों में। दूसरे नंबर पर आता है रबी की फसलें। कपास दूसरे नंबर पर पड़ते हैं रबी की फसलें। तो रबी फसलों में गेहूं गेहूं सबसे ज्यादा उत्पादन। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में गेहूं में इस साल गिरावट देखी गई है, लेकिन गेहूं रबी की फसलों में सबसे ज्यादा योगदान देता है। ओवरऑल फसलों में सबसे ज्यादा योगदान भी गेहूं का ही है। फिर गेहूं के बाद सबसे ज्यादा ओवरऑल अगर हम फसलों में बात करते हैं, रबी और खरीफ फसलों में और नगदी फसलों में सबसे ज्यादा योगदान सरसों का है। जौ, चना, यानी कि नगदी फसलों में मसालों में बात करते हैं ग्वार, जीरा, धनिया, मेथी, ये सभी हम काउंट करते हैं। कृषि उत्पादन मानसून संबंध, यानी कि राज्य में कृषि उत्पादन मुख्य रूप से मानसूनी वर्षा के समय के आगमन पर निर्भर करता है। महत्वपूर्ण बिंदु है कि खरीफ फसलों में फसलों का उत्पादन और उत्पादकता न केवल वर्षा की मात्रा पर, बल्कि वर्षा के उचित और समान वितरण, समय अवधि और इसकी तीव्रता पर भी गहराई से निर्भर करती है। आगे चलते हैं। ये रहे आपके 10 जलवायु क्षेत्र, जिन्हें हम 3 भागों में बांटते हैं, 4 जोनों में। जोन ए में ABC, जोन बी, सेकंड जोन में आता है आपका AB, और थर्ड जोन में आता है AB, और फोर्थ जोन में भी AB, और फिफ्थ जोन में अकेला एक आता है आपका हाड़ौती का पठार। याद रखना है, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र हाड़ौती का पठार। ये अपनी अपनी फसलों के लिए जाने जाते हैं, याद रखना है। जैसे कि शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जो है, इसमें जीरे को सबसे ज्यादा, रबी फसलों में सबसे इम्पोर्टेंट जीरा है, यानी कि जीरा सबसे ज्यादा होता है इस क्षेत्र में। गेहूं, सरसों, बाजरा, मोठ, तिल खरीफ फसलों में अगर हम बात करते हैं तो ये इस क्षेत्र में आते हैं तेरे शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में आते हैं जोधपुर, फलौदी, बाड़मेर और बालोद। उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र, यानी कि वही जोन बी और जोन सी। तो जोन बी में आते हैं तेरे गंगानगर और हनुमानगढ़, जो नहरी क्षेत्र है ऊपर का, जहाँ कपास वगैरह सबसे ज्यादा होती है, कपास, गुआर। और रबी फसलों में तो गेहूं, सरसों, चना तो होता ही है। जहाँ पानी है वहां सब गेहूं, सरसों, चना तो होते ही है। जहाँ पानी की सुविधा नहीं है, भले ही पानी है लेकिन फिर भी नहीं पहुंच पा रहा हमारा पानी वहां, तो हम वहां भी चना ही कर देते हैं। भरतपुर क्षेत्र में भी खूब होता है चना, ऐसी बात नहीं है पूर्वी राजस्थान में। तो ये कहना भी कि नहीं उस उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र में ही चना होता है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा कम होता है अपने यहाँ। अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जिसमें बीकानेर, जैसलमेर, चूरू का आंशिक भाग आता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, ये रहा आपका राजस्थान, ऐसा बना लो कुछ। तो ये क्षेत्र है ना पूरा, तो इस ये पूरा क्षेत्र आपका जोधपुर, बाड़मेर और बालोतरा वाला, तो ये तो आता है ए में। और जो ये सेकंड नंबर पर आता है आपका, ये आता है सी में। और जो ये आपको नहरी क्षेत्र गंगानगर, हनुमानगढ़ वाला, ये आता है बी में। इस तरह याद रखना। और बी वाला क्षेत्र का, यहाँ से नहरी क्षेत्र है, पानी की कमी नहीं है, तो यहाँ पर कपास वगैरह काफी होता है। फिर आते हैं आपके बीच वाला क्षेत्र। जैसे कि हमने जो राजस्थान बनाया था इस तरह, उस राजस्थान हमने जोन ए की बात कर ली थी। अब जोन बी में अगर हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र में हम बात करेंगे, यानी कि डीडवाना, नागौर, कोचामाना, सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़ से नीचे का क्षेत्र। जैसे कि इस क्षेत्र को छोड़ दो आप,
ये जो क्षेत्र है इसके बारे में बात कर रहा है। इस क्षेत्र में अंतःस्थलीय जलोत्सरण, अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है। इसमें नागौर, डीडवान, कोचामन आते हैं। यहाँ भाई रबी में गेहूं मुख्य रूप से शामिल नहीं है। रबी फसलों में यहाँ गेहूं मुख्य रूप से शामिल नहीं है, याद रखना है। सरसों और चना याद रखना है बस। खरीफ की फसलों में बाजरा, ग्वार, दलहन वगैरह होते ही हैं। लूनी बेसिन का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र सेकंड बी में आता है। इस क्षेत्र में यही आते हैं, इसके नीचे जाल और पाली सलोही वाला क्षेत्र। फिर जो जोन 3 है, जोन 3 में अपने ये आ जाते हैं जयपुर, पूर्व राजस्थान वाले क्षेत्र, जोन 3 में। और जोन 3 के बी में आते हैं तेरे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, डीग। यानी कि जो ये क्षेत्र है जयपुर वाला, ये तो आ गया तुम्हारा ए में। और जो ये अपने भरतपुर, डीग, करौली, सवाईमाधोपुर वाला क्षेत्र है, ये आता है आपका 3 में, 3 ए में। और अलवा, भरतपुर 3 ए में ये आता, सॉरी हाँ, बाढ़ संभावित पूर्व मैदानी क्षेत्र ये हो गया बी, ये नहीं है सॉरी, बी है। ये तो हम पढ़ चुके हैं, जहां इसमें हम जागल और अजमेर, दौसा, टोंक, ब्यावर। अब नेक्स्ट आता है आपका अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र। इसमें तो हम आड़ती के पठार को पढ़ते हैं, याद रखना 5 नंबर में। यहाँ सोयाबीन सबसे ज्यादा होती है, वैसे भी याद रख लो क्योंकि एमपी से अटैच है और पठारी क्षेत्र है, सोयाबीन काफी होती है यहाँ। मुख्य हॉटस्पॉट है हाड़ौती। रबी की फसलों में गेहूं और चना होता है। ये रबी की मुख्य फसलों की आधिकारिक सूची में सरसों का नाम शामिल नहीं होता, याद रखना। और जो आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है, जहाँ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर वगैरह क्षेत्र है, इनमें हम पढ़ते हैं मक्का, चावल वगैरह। हालांकि मक्का चावल तो इसमें भी आता है आपके चित्तौड़गढ़, उदयपुर वाला क्षेत्र, यहाँ भी मक्का काफी ज्यादा बोते हैं। अब आता है आपका कुल खाद्यान्न। कुल खाद्यान्न में पढ़ते हैं हम अनाज और दलहन। तो कुल खाद्यान्न की अगर हम बात करते हैं तो 283 लाख मीट्रिक टन रहा है 2025-26 में कुल खाद्यान्न का उत्पादन। और पिछले साल था 309.62 लाख मीट्रिक टन। मतलब गिरावट हुई है कितनी, 8.28% की। इस तरह याद रखना है। यानी कि पिछले साल जो कुल खाद्यान्न उत्पादन था वो 283.98 लाख मीट्रिक टन था, और इस साल 309.62 लाख मीट्रिक टन। पिछले साल 309.62 लाख मीट्रिक टन था, और अब 283.98 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है मार्च 2026 तक, क्योंकि 1 अप्रैल से दोबारा से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा अपना। और टोटल कमी आई है क्या, 8.28% की। इसमें सबसे ज्यादा कमी देखी गई है खरीफ की फसलों में, कितनी, 21.61% कमी देखी गई है। रबी की फसलों में भी कमी देखी गई लेकिन थोड़ी कम है, 0.49%। यानी कि जो 283 लाख मीट्रिक टन था, इसमें खरीफ की खाद्यान्न कितना था, 89.55 लाख मीट्रिक टन। और रबी का कुल खाद्यान्न कितना था, 194.43 लाख मीट्रिक टन। जब इन दोनों को जोड़ते हैं तब निकल कर आता है 283 लाख मीट्रिक टन। यानी कि कमी कितनी हुई है, टोटल कमी हुई है 8.28% की। खरीफ की फसलों में 21.61% की कमी हुई है, जबकि रबी की खाद्यान्न में 0.49% की हल्की कमी देखी गई है। लाख मीट्रिक टन हम बात कर रहे हैं। अब इस कुल खाद्यान्न उत्पादन को हमने 2 भागों में बांट दिया, कुल अनाज और कुल दलहन। क्योंकि दलहन भी खाने वाला है, खाद्यान्न है, और अनाज भी खाद्यान्न है। क्या तिलहन खाद्यान्न है? नहीं, तिलहन खाद्यान्न नहीं, वो तेल निकलता है, वो तेल खाते हो क्या, अलग से कुछ खाद्यान्न के बारे में बात कर रहा है, अन्न के बारे में बात कर रहा है। तो खरीफ के अनाज की हम बात करें तो अनाज, कुल अनाज उत्पादन में ही कमी रही है। ओके, कुल खाद्यान्न में जो गिरावट आई है ना, ये 309 से 283, ये अनाज की वजह से आई है, क्योंकि खरीफ की फसलों में जो कुल अनाज उत्पादन हुआ वो तो 236.85 लाख मीट्रिक टन हुआ है, जबकि टोटल जोड़कर देखें तो, और 47.13 हुआ दलहन का। और इन दोनों को जोड़ते हैं तब निकल कर आता है आपका 283.58 लाख मीट्रिक टन। यानी कि 236.85 लाख मीट्रिक टन अनाज हुआ था, और 47.13 लाख मीट्रिक टन दलहन हुआ था। अनाज में सबसे ज्यादा, दलहन में तो फिर भी वृद्धि देखी गई है, चाहे वो खरीफ की दलहन हो चाहे रबी की दलहन हो। रबी की दलहन में सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई है, 22.34%, याद रखो। और जो खरीफ का अनाज है 69.03% लाख मीट्रिक टन, ये पिछले वर्ष से 26.73% कम है, यानी खरीफ का अनाज ही गिरा है। कुल खाद्यान्न में अगर हम बात करें तो खरीफ ही गिरा था, और कुल अनाज में भी खरीफ ही गिरा है।
तभी तो ये, क्योंकि दलहन तो बढ़ा है, तो क्लियर सी बात है, दलहन बढ़ा है तो अनाज ही गिरा है। अनाज में सबसे ज्यादा खरीफ की फसल गिरी है, खरीफ का अनाज गिरा है। और खरीफ और रबी की मौसम में जब हम अनाज बोते हैं, वो तो कुछ ज्यादा नहीं गिरा है, 3.35% है। अगर ओवरऑल बात करते हैं तो 49% है। कुल दलहन उत्पादन ठीक रहा है। रबी का दलहन, रबी के मौसम में जो हम दलहन बोते हैं वो सबसे ज्यादा रहा है। अब बात करते हैं अनाज और कुल खाद्यान्न घटा है, लेकिन इस साल दालों के उत्पादन में शानदार वृद्धि देखी गई है। अब आते हैं तिलहन। ये खाद्यान्न में नहीं आते, यानी कि अन्न नहीं है। इनमें हम बात करते हैं सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, सॉरी सरसों हम पढ़ चुके हैं, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन और अरंडी, इन सभी का तेल निकाला जाता है। और इन कुल तिलहन उत्पादन की बात करें तो 100.46 लाख मीट्रिक टन रहा है कुल तिलहन का उत्पादन, यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में 7.8% की वृद्धि हुई है। और बात करते हैं सबसे ज्यादा वृद्धि खरीफ के तिलहन में हुई है, 41.23 लाख मीट्रिक टन, और रबी तिलहन में हुई है 59, सॉरी, खरीफ की तिलहन कितना है, 7.50% अधिक हुआ है, जबकि रबी की तिलहन हुआ 6.72%। यानी कि खरीफ की तिलहन में परसेंट के हिसाब से सबसे ज्यादा वृद्धि है, लेकिन तिलहन में सबसे ज्यादा योगदान खरीफ रबी की तिलहन का है, 59.23 लाख मीट्रिक टन। सरसों रबी वगैरह में आते हैं ना, तारा मीरा अलसी वगैरह। गन्ना, गन्ना का तो बहुत ही ज्यादा हालात, चीनी 65 रुपये किलो है। 70, कहीं रील वगैरह इंस्टाग्राम पर देखते हैं तो 70 75 भी बोल जाती है, लेकिन अपने यहाँ 65 है तो 65 ही है। गन्ना उत्पादन की हम बात करें तो 3.61 लाख मीट्रिक टन मान्यता है, यानी कि पिछले वर्ष 4.65 लाख मीट्रिक टन था, यानी कि 22.37% की गिरावट हुई है। तो फिर चीनी क्यों नहीं महंगी होगी दोस्तों? एक बात बताओ, चीनी की डिमांड बढ़ रही है, चीनी की डिमांड घट तो रही नहीं, लेकिन जिससे चीनी बन रही है वो घट रहा है, फिर डिमांड का क्या बनेगा? कीमत तो जाएगी अदर अदर, हवा में उड़ेगी कीमत तो प्लीज गन्ने को सबसे ज्यादा बढ़ावा देना होगा हमें। तो वही है ना, कुछ नहीं कर सकते, किसान का तो मरना है। किसान का गन्ना अभी भी उसी रेट में जाएगा, लेकिन चीनी 65 पहुंच चुकी है, वो घटेगी भी नहीं। कपास उत्पादन की हम बात करें तो नवीनतम उत्पादन 17.54 लाख गांठ रहने का अनुमान है। पिछले वर्ष 17.88 था, यानी कि इसमें वृद्धि देखी गई गांठों में। और एक गांठ होती है 170 किलो की, इतना याद रखना। कपास में वृद्धि देखी गई, गन्ने में 22.37% गिरावट देखी गई है, ये याद रख लेना। ये रहा आपके सामने, यानी कि जो 4.65 लाख मीट्रिक टन था गन्ना उत्पादन, वो 3.61 लाख मीट्रिक टन है, यानी कि 22.37% की गिरावट है। कपास में थोड़ी सी वृद्धि देखी गई है, 0.88 से 0.94 हो गया है गांठ है। और एक गांठ 170 किलो की। जो टोटल खाद्यान्न उत्पादन था 309.62 लाख मीट्रिक टन, अब वो है 283.98 लाख मीट्रिक टन। वही अगर हम बात करते हैं दलहन में, तो 41.80 से 47.13 लाख मीट्रिक टन हो गया दलहन का उत्पादन। ये तो बढ़ा है, लेकिन अनाज का उत्पादन घटा है, 267 से 236 लाख मीट्रिक टन पर आ गया है। कपास में भी बढ़ोतरी है, पेन गायब हो जाता बार बार, कपास मतलब रुई, रुई में भी बढ़ोतरी है। अब देखो गन्ने की हम बात करें, पिछले साल था गन्ने का 3.64 लाख मीट्रिक टन, फिर हुआ 4.65 लाख मीट्रिक टन, अब इस साल फिर घट गया 3.61 लाख मीट्रिक टन। घटा क्यों है? यहाँ तो वृद्धि देखी गई है, कुछ कारण रहे होंगे, हमें उन पर काम करना चाहिए, किसानों की सहायता करनी चाहिए। अगर किसान, हर किसान तक मैं एक तीसरे नंबर की योजनाओं की क्लास लाऊंगा, आप उसको देखना, मैं उसमें किसानों के लिए कुछ हेल्प करूंगा, वो वीडियो जरूर देखना और सभी को बताना भी। फसल कटाई के बाद प्रबंधन, यानी कि भंडारण एवं RSWC के बारे में बात करते हैं। RSWC क्या है? जो हमारे स्टोर वगैरह होते हैं ना, कोल्ड स्टोर, उनको RSWC ही चलाता है। यानी कि राज्य में कृषि उत्पादों के वैज्ञानिक भंडारण और गोदामों के विकास एवं प्रबंधन के लिए जो एजेंसी काम करती है, उस एजेंसी का नाम है RSWC। कहने का मतलब है राजस्थान राज्य भंडारण निगम, ये जो जिसके 36 जिलों में 97 गोदाम संचालित हैं और 17.25 लाख मीट्रिक टन, यानी कि इसमें निगम की स्वयं द्वारा निर्मित क्षमता 17.20 लाख मीट्रिक टन शामिल है। कुल भंडारण क्षमता 17.25 लाख मीट्रिक टन हो चुकी है। क्षमता निर्माण की हम बात कर रहे हैं तो इस वर्ष
इस वर्ष 0.03 लाख मीट्रिक टन क्षमता का निर्माण किया गया है और 0.37 लाख मीट्रिक टन क्षमता अभी भी निर्माण के अधीन है। ठीक है, 0.03 लाख मीट्रिक टन क्षमता आज हमारे राजस्थान में बन चुकी है, 1 साल के अंदर बनी है, बढ़ी है, क्षमता हमने बढ़ाई है मीट्रिक टन। और 0.37% लाख मीट्रिक टन अभी पर काम चल रहा है। औसत गोदामों का जो औसत उपयोग है, गोदामों का औसत उपयोग यानी गोदामों का औसत उपयोग 8.25 लाख मीट्रिक टन रहा है, जो कुल भंडारण क्षमता का 48% है। भंडारण शुल्क में विशेष छूट। यह छूट पूरे देश में अन्य सभी राज्यों के भंडारण निगमों की तुलना में सबसे अधिक है। यह छूट पूरे देश में अन्य सभी राज्यों के भंडारण निगमों की तुलना में सर्वाधिक है। ऐसे इसमें कुछ छूट दी जाती है भंडारण शुल्क, जो आपकी फीस लगती है ना उसमें, जैसे SC ST किसान, उनके लिए 70% छूट दे देते हैं। कोई संगठन है उत्पादक, उसको 60% छूट मिल जाती है। जो नॉर्मल किसान होते हैं उनको 30% की छूट मिल जाती है। जो सहकारी समितियां उनको 10% की छूट मिलती है। यानी कि जो आप स्टोर करने की जो फीस लगती है ना, जो भी फीस लगती है उस पर छूट दी जाती है। ये भंडारण निगम की कुछ उपलब्धियां हैं। सहकारी गोदाम यानी कि जो भंडारण गृह की संख्या भी हमने पढ़ी थी 97 हो चुकी है। औसत उपयोगिता का यानी कि जो कुल भंडारण क्षमता है उसका हम केवल 48% ही उपयोग कर पा रहे हैं। 142.62 करोड़ से बढ़कर इस वर्ष 181.61 करोड़ होने का अनुमान है। आय में निरंतर वृद्धि का ट्रेंड है। सहकारी संस्थाओं के तहत गोदाम निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो कुल निर्मित गोदाम राज्य में सहकारी समितियों की विभिन्न योजनाओं के तहत 8,912 गोदामों का निर्माण किया जा चुका है। और ये सभी आप जानकारी पढ़ लेना कि 100 नए गोदाम 50 मीट्रिक टन क्षमता के निर्माण प्रगति पर हैं। 50 नए गोदाम 250 मीट्रिक क्षमता के भी बन रहे हैं और 100 पुराने गोदामों का नवीनीकरण किया जा रहा है। तो ये चीज आप अलग से याद रख लेना। कुछ फसलों की उत्पादकता के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि अनाज। अनाज में अगर हम बात करें तो किग्रा प्रति हेक्टेयर की हम बात कर रहे हैं। फसलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के बारे में यानी कि केजी हेक्टेयर में। तो 1 हेक्टेयर में वृद्धि बढ़ी है कितनी, जहां 1 हेक्टेयर में 2,233 केजी अनाज होता था, आज 2,537 केजी हेक्टेयर अनाज हो रहा है। यानी कि यहाँ भी हमने वृद्धि देखी है अनाज में। वहीं दलहन में वृद्धि देखी है कितनी, कि जहां दलहन हम 609 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पैदा कर रहे थे, वहीं आज हम 7.73 केजी प्रति हेक्टेयर उत्पादन कर रहे हैं। यानी कि इसमें भी भारी वृद्धि हुई है। कुल खाद्यान्न जहां 1628 केजी प्रति हेक्टेयर था, आज 1940 केजी प्रति हेक्टेयर हो चुका है। यहाँ भी हमने वृद्धि देखी है। ओवरऑल हमने हर जगह वृद्धि देखी है। बस याद रखना गन्ने की उत्पादकता में गिरावट आई है, जहां 87,155 केजी प्रति हेक्टेयर हो रहा था, आज 76,835 हेक्टेयर हो रहा है। मैं इसकी एक छोटी सी शॉर्ट बनाऊंगा, इंस्टाग्राम पर डालूंगा, वो आप चेक करना। ये आपका डाटा अलग से आप यहाँ चेक कर सकते हो। गन्ने का जहां हम 27,155 केजी प्रति हेक्टेयर उत्पादन कर रहे थे, आज 76,835 हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर उत्पादन कर रहे हैं। फल सब्जियों और मसालों के नवीनतम कुछ आंकड़े हैं, जैसे कि फलों का क्षेत्र रिपोर्ट कार्ड ये कहता है कि ओवरऑल वृद्धि है, जैसे कि क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। जहां हेक्टेयर की बात करते हैं, जहां 28,672 हेक्टेयर पर क्षेत्रफल पर, जो 28,672 हेक्टेयर है, जो कि एक क्षेत्रफल है, इस पर हम फल बोते थे। आज हम 92,933 हेक्टेयर पर फल बो रहे हैं। वहीं उत्पादन की हम बात करते हैं तो 11.97 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हो रहा था, आज 13.84 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हो रहा है। यानी कि यहाँ भी वृद्धि है। वहीं अगर हम बात करते हैं उत्पादकता की, तो यानी प्रोडक्टिविटी की, तो केजी प्रति हेक्टेयर हम बात करते हैं। उत्पादकता हमेशा याद रखना, उत्पादकता को हम केजी प्रति हेक्टेयर में ही निकालते हैं, जो कि 13,506 केजी प्रति हेक्टेयर था, आज 14,889 केजी प्रति हेक्टेयर हो चुका है। यानी कि फलों के मामले में तीनों मोर्चों पर लगातार सकारात्मक बढ़ोतरी हुई है, याद रखना है। और एक मसाला क्षेत्र की, पहले सब्जी के बारे में, चलो सब्जी के बारे में एक नेगेटिव पॉइंट है, इसको मैं देख ही लेते हैं। पहले हम सोच रहे थे कि वृद्धि वाले पहले पढ़ लेते हैं। हालांकि मसाला क्षेत्र में भी ओवरऑल तीनों मोर्चों पर वृद्धि हुई है, याद रखना है। कैसे कि जो हाँ 6.84 लाख हेक्टेयर पर हम मसाले बो रहे थे, आज हम 13.64 लाख हेक्टेयर पर मसाला बो रहे हैं। यानी कि लगभग लगभग 2 गुना क्षेत्रफल बढ़ चुका है।
और जहां हम 3.79 लाख मीट्रिक टन मसालों का उत्पादन कर रहे थे, वहीं आज 14.69 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन कर रहे हैं, लगभग लगभग 4 गुना। वहीं हम उत्पादकता की बात करते हैं तो जहां हम उत्पादकता थी ये हेक्टेयर 555 kg, आज हेक्टेयर हो चुकी है 1077 kg, यानी कि लगभग लगभग यहाँ भी दोगुनी वृद्धि। तो कुल मिला के ओवरऑल मसाला क्षेत्र और फलों का क्षेत्र दोनों में वृद्धि दिखेगी, लेकिन जो सब्जी का क्षेत्र है यहाँ क्षेत्रफल में तो वृद्धि हुई है 1.93 से लेकर 2.04 लाख हेक्टेयर, लेकिन उत्पादन की हम बात करते हैं तो 27.11 लाख मीट्रिक टन से 28.60 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन भी बढ़ा है। लेकिन कमी रही है हमारे यहाँ हेक्टेयर पर 14,000, जहाँ 414 kg मिल रहा था हमें, आज 13,970 kg निकाल पा रहे हैं हम 1 हेक्टेयर पर सब्जियों को। सब्जियां उगाई ज्यादा, जमीन पर गई और उत्पादन भी बढ़ा, लेकिन प्रति हेक्टेयर मिलने वाली पैदावार थोड़ी कम हो गई। तो सरकार को किसानों के लिए काम करना चाहिए, लेकिन आर्थिक समीक्षा के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, किसान के लिए सरकार शायद ही फोकस नहीं कर रही है। इन 5 प्रमुख फसलों में राजस्थान पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। किसमें? ग्वार में राजस्थान पहले नंबर पर, दूसरे पर हरियाणा। राई और सरसों में राजस्थान पहले स्थान पर आता है, एमपी दूसरे नंबर पर। बाजरे में राजस्थान पहले नंबर पर आता है, यूपी दूसरे नंबर पर आता है। तिलहन में राजस्थान पहले नंबर पर आता है, एमपी दूसरे नंबर पर आता है। मोटे अनाज में राजस्थान पहले नंबर पर आता है, कर्नाटक दूसरे नंबर पर आता है। यानी कि ओवरऑल हम बात करते हैं तो राजस्थान ग्वार, सरसों, बाजरा, कुल, तिलहन और मोटा अनाज में राजस्थान पहले नंबर पर है। और दूसरे नंबर पर राजस्थान मूंगफली में आता है। भले ही राजस्थान में खरीफ की फसलों में सबसे बड़ा योगदान मूंगफली का ही है, आज 16,000 करोड़ का, एक साल में 16,000 करोड़ रुपए देकर गई है मूंगफली हमें। राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है इसमें। देश के कुल उत्पादन में हिस्सा इसका 19.91% है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, लगभग 20% का हिस्सा हमारा राजस्थान देश में जितनी मूंगफली होती है उसका अकेला 20% राजस्थान में हुई है। ओके, तीसरे स्थान पर आता है चना और कुल दलहन और सोयाबीन, इन तीनों में राजस्थान तीसरे नंबर पर है। चना, दलहन, दालों में और सोयाबीन में एमपी पहले नंबर पर है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, राजस्थान तीसरे नंबर पर है, याद रखना है। मूंगफली में दूसरे नंबर पर गुजरात का स्थान है। आगे चलते हैं, आगे क्या चलते हैं, हमारी यहाँ क्लास समाप्त होती है, बहुत लंबा टाइम हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम पशुधन के बारे में बात करेंगे। तीसरी क्लास में हम सभी इन योजनाओं को एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके, हर किसान आसानी से समझ सके, और जरूरत पड़ी तो हम बताएंगे कि इसके लिए क्या करना है आपको। तो हमारे साथ जुड़े रहना है। धीरे धीरे मेरा ये चैनल अभी स्टार्ट किया है, मेरे पास कुछ सामान की कमी है, जैसे कि मेरे पास एक माइक्रोफोन नहीं है, इनबिल्ट माइक्रोफोन में मैं यूज रिकॉर्डिंग करता हूँ। पहली बार आपके सामने आया हूँ तो थोड़ा बहुत बोलने का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जुड़े रहना मेरे साथ, मैं आपके लिए कंटेंट एकदम नंबर 1 दूंगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में पशुधन मत्स्य वानिकी को लेकर। तो जय हिंद, जय राजस्थान।